हाँ बच्चों, तो हम आपको अभी बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर का भी नाम है। तो अभी हमने बताया था कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये परावर्तन कुछ नियमों पर आधारित होता है, ये नहीं कि कैसे भी कहीं पे टकराया कहीं पे चला गया। तो वो नियम समझने से पहले हमें एक डायग्राम से इसको समझना पड़ेगा। तो ये डायग्राम जरा ध्यान से देखें। ये हमने एक परावर्तक तल ले लिया है, यानी कि समतल दर्पण ले लिया है। अब आपके दिमाग में आएगा समतल दर्पण क्या होता है। तो दर्पण वह कांच का हिस्सा होता है जिसके एक तरफ पेंट किया हुआ होता है। जैसे हम मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, तो इसमें अगर इधर हम चमकीला भाग होता है, जबकि इधर से अगर उसके फ्रेम को उतार के देखेंगे तो दूसरी साइड में इस तरह से पॉलिश की हुई होगी रेड कलर की। तो ये जो पॉलिश होती है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से हमारा जिससे हम फेस देखते हैं, ये तल जो है हमारा परावर्तक तल कहलाता है, परावर्तक तल। तो हम इस आईने को यानी कि समतल दर्पण को यहाँ पे रखते हैं एक, जिसमें ये आपका पेंट किया हुआ भाग है, और अगर हम ये मान लें, क्योंकि ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश दिन भर पड़ता ही रहता है, और अगर हम उस प्रकाश के स्थान पर कोई समतल दर्पण रख देते हैं, तो जो प्रकाश की किरण आकर इस पर पड़ेगी तो इसी माध्यम में यहाँ पे टकराकर पुनः वापस हो जाएगी। यानी यहाँ से कोई किरण आई और यहाँ से वापस चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम इस आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए डाल दें यहां से, तो ये जो 90 अंश का कोण हुआ, तो किसी भी तल पर अगर हम 90 अंश का कोण डालते हैं तो उसे हम लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को लंब बोलते हैं। चूंकि ये परावर्तक सतह पे पड़ रहा है, इसलिए इस लंब को हम अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब। ये जो किरण इस पे आकर गिर रही है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और इस बिंदु से टकराकर जो वापस किरण जा रही है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये जो सीधा आपका 90 अंश का कोण बनाते हुए लाइन खींची हुई है, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। तो अब जो हमने अभी बताया था आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, तो दो नियम हैं। कौन कौन से? तो पहला नियम तो है कि आपके आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तक किरण सब एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला इसका नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जल्दबाजी में बता रहा हूं, इसलिए राइटिंग पर ज्यादा ध्यान ना दें, केवल मेरी बात को ध्यान से सुने। दूसरा है
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से नोट करते हैं तथा परावर्तन कोण जिसको हम आर से नोट करते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस डायग्राम में समझ लेते हैं। ये जो अवलंब है और ये आपतित किरण, इनके बीच में जो कोण बनता है, इस क्योंकि आपतित किरण है और अविलंब है, इसलिए आपतित किरण के नाम पर इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से नोट करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसको हम आर से नोट करते हैं, स्मॉल आर से। और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये 45 अंश का है तो ये भी 45 का होगा, ये 30 अंश का है तो ये भी हमारा 30 अंश का होगा। तो आई बराबर आर, ये दूसरा नियम है। पहला नियम है, फिर से देखते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद दर्पण तथा उसके प्रकार। अभी हमने आपको दर्पण बताया था, जैसे मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, आईना जिसे बोलते हैं, ये भी एक दर्पण है। तो दर्पण वो होते हैं जिस पर एक तरफ पॉलिश की हुई होती है। ये जो है, जो हमारे चश्मे में लगा हुआ है, ये दर्पण नहीं, ये लेंस है जिस पर पॉलिश नहीं की होती, जिसमें आर पार दिखता है, तो वो हमारा लेंस कहलाता है। और जिसमें हम अपना फेस या एक साइड की चीज देख सकते हैं, वो हमारा दर्पण कहलाता है। तो ये दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण, पहला है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसे हम आईना भी बोलते हैं। ठीक है, ये मुंह देखने के काम में आता है। इसकी विशेषता ये होती है, इसमें वस्तु जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी दिखती है। दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें वस्तुएं अपने आकार से अधिक बड़ी दिखती हैं, अधिक बड़ी दिखती हैं। और तीसरा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें जो है वस्तुएं अपने आकार से छोटी दिखती हैं, इसमें छोटी दिखती हैं, इसमें बड़ी दिखती हैं और इसमें बराबर दिखती हैं। समझ में आया? तो दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसको समझने के लिए अभी हम आपको बताते हैं। तो प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए हम अभी बोलने से पहले एक डायग्राम से समझाते हैं आपको। जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया था, ये एक परावर्तक तल है, इस पर एक कोई किरण पड़ रही है आपतन बिंदु पर। बिंदु
और इससे टकराकर ये वापस चली जाएगी। ये तो अभी अभी बताया था, ये इसका अविलंब है। अब मान लीजिए हम रुख में खड़े हैं और रुख में हमने कोई एक परावर्तक तल रख दिया, यानी कि शीशा ही रख दिया मान लीजिए, अब समतल दर्पण, तो उस पर एक किरण पड़ रही है, लेकिन ये मान के चलो वहां पे एक ही किरण थोड़ी होगी, सूर्य में तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में किरणें होती है। तो मान लीजिए जैसे एक किरण ये हमारी जो इस पे टकरा रही है वो किरण तो ये है, लेकिन इसकी किरणें सूर्य की इधर भी पड़ रही होगी, 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 चारों तरफ पड़ रही होगी। तो अगर हम ये मान लें कि एक ये वाली जो किरण है वो सीधी ये भी किरण हमारी इस पर पड़ रही है, ठीक है, इस परावर्तक तल पर एक किरण और भी पड़ रही है। एक तो ये पड़ रही है यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे पड़ रही है। बाकी हम यहाँ पे सब मिटा देंगे, समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ की जो किरण है वो सीधी यहाँ पे पड़ी और ये किरण यहाँ पे पड़ी, तो दूसरा आपका आपतन बिंदु ये हो गया। अब यहाँ पर जो किरण पड़ी है, अभी आपको बताया था कि ये जो किरण जिस माध्यम से आती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यहाँ पे जो ये कोण बनता है और ये कोण जो बनता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अलग से समझ लीजिए, जैसे अगर ये इतना बड़ा कोण इतना आ रहा है ऐसे, तो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। अगर ये थोड़ा कम कर दें 30 का हो जाएगा, और कम कर दें 15 का या 20 का हो जाएगा, और कम कर दें 10 का, 5 का, 4 का हो जाएगा, और कम कर दें। इस तरह से जब ये किरण इसी पे आएगी तो इसका जो कोण होगा वो होगा 0, यानी कि आपतन कोण जब ये कोण मान लीजिए 45 का है, ये 30 का, 20 का, 10 का, 5 का, फिर जब इसी पे किरण आएगी तो यहाँ पे कोई कोण ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये लंब भी यही है और किरण भी यही है, आपतित किरण। और इससे जो वापस लौट के जाएगी, ये किरण वापसी में जा रही है परावर्तित किरण, ये भी इसी तल पे होगी, तो यहाँ पे जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। और आपको मालूम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी हमारा ये भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि I बराबर R से हम देखें तो ये दोनों ही 0 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं जहां से ये किरण चली है, इसे अब किरण ना मान के कोई वस्तु मान लें कि कोई ये वस्तु है। अब इसका यहां से टकराया और टकराने के बाद ये किरण वापस इस माध्यम में चली गई, और इसकी जो किरण परावर्तित, ये किरण जो है परावर्तित होने के बाद इधर चली गई, और ये परावर्तित होने के बाद सीधी इधर को ही गई। तो आपको लगता है कि ये किरण और ये किरण कभी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो अगर हम ये कल्पना कर लें इसके दूसरी तरफ, यहाँ जो है किरण बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेंट किया हुआ है, स्थित सतह है। लेकिन अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये इसका प्रतिबिंब, मतलब जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये रेखा इधर जा रही है और ये वाली रेखा इधर आ रही है। एक मिनट तो मिटा दी। ये किरण इधर आ रही है और ये हमारी किरण इधर आ रही है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। तो जहां पर ये बिंदु पे मिलेंगी किरणें, ये इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा।
प्रतिबिंब। लेकिन ये वास्तव में यहाँ पे मिल नहीं रही है, हमने ये माना है, कल्पना की है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। यानी कि काल्पनिक का मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और जब ये किरणें आपस में वास्तव में काट रही होंगी, मिल रही होंगी, तो वहां पर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको बता दें, समांतर या सॉरी क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, मतलब उल्टा होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा वस्तु से, छोटा होगा। तो अगर हम मान लीजिए शीशे में मुंह देख रहे हैं, आईने में अपना मुंह देख रहे हैं, तो हमारा जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा चेहरा है, ना बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा। शरीर जितना मोटा उतना ही दिखेगा। इस आधार पर तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारा उल्टा भी मिलेगा, बनेगा कि सर नीचे हो पैर ऊपर हो। लेकिन वास्तव में जो पार्श्विक रूप से अगर हम देखें तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। उल्टे से मतलब ये नहीं कि सर नीचे हो जाएगा पैर ऊपर होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं आपकी तरफ, और हम अगर इसको शीशे में ऐसे देखेंगे तो शीशे में हमें जो मुंह हमारा है, चेहरा है, वो हमें पूरब की तरफ ना होके पश्चिम की ओर की तरफ दिखेगा। अगर हमारा ये दायां हाथ है और हम शीशे में देखेंगे, आईने में देखेंगे, तो हमें बायां हाथ दिखेगा। ठीक। और अच्छी तरह से समझने के लिए अगर हम यहाँ पे पी लिखते हैं और हम शीशे पर या आईने पर इसकी तस्वीर लेते हैं, तो ये पी हमको ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है। तो पार्श्विक रूप से अगर हम देखें तो हमारा प्रतिबिंब आभासी तो है, लेकिन इसकी प्रकृति उल्टी होगी। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नई चीज पर, वो है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है वो भी देख लीजिए। तारीख है 22/4/2020 बुधवार। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है। कांच का एक खोखला गोला गोलीय दर्पण कहलाता है। अब थोड़ी देर में अगर हम ये मान लें कि हमने इसका इतना हिस्सा काट लिया, ठीक, तो ये इसकी प्रकृति बन जाएगी। ठीक है। और इस प्रकृति का जो कांच निकलेगा या जो हिस्सा निकलेगा दर्पण का, इसको हम एक तरफ से पेंट कर देते हैं, रंग देते हैं।
जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको ऐसे रंग दिया, इसको इस तरह से रंग दिया, तो रंगने वाला ये जो सतह है जिसको हम रंगते हैं इसको कहते हैं रजतित सतह। और जिस पर हम चेहरा देखते हैं या जिस पर किरण पड़ती है, जिस पर परावर्तन वगैरह होता है, इसको कहते हैं परावर्तक सतह या तल। अब ये हम इधर से भी पेंट कर सकते हैं और इसको इधर से भी पेंट कर सकते हैं, इधर से भी पेंट कर सकते हैं। एक तरफ से करनी है, इधर से भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको इधर से किया तो हमारा रजतित सतह ये हो जाएगी और परावर्तक सतह ये हो जाएगी। ठीक है। अब जिसमें हम बाहर की तरफ से पेंट करते हैं इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसमें अंदर की तरफ से पेंट करते हैं उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो अगर हमसे कोई पूछे अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो हम इसकी परिभाषा बताएंगे। गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके एक तल पर यानी कि बाहरी तल पर या बाहरी सतह पर रंग कर दिया जाता है या जिसकी बाहरी सतह रजतित होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसी का उल्टा जिसकी भीतरी सतह रजतित होती है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके। अब इसके बाद इनमें प्रतिबिंब का बनना, तो हम इन दोनों में से किसी एक को लेके प्रतिबिंब बनना सिखाते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम अवतल दर्पण को लेकर प्रतिबिंब की स्थिति आपको समझाते हैं। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, तो ये मानो ये जो हमारा है इसमें कहीं ना कहीं इसका एक मिडिल पॉइंट होगा, मध्य भाग। मान लीजिए ये है इसका मध्य भाग। तो जो इस दर्पण का या इस गोलीय दर्पण के भाग का जो मध्य बिंदु होगा इसको हम कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं पोल, POL पोल, इसीलिए इसको P से नोट करते हैं। ठीक है। अब चूंकि एक गोलीय दर्पण का भाग है और आपको मालूम है गोले, कोई भी गोला हो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट। तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा क्योंकि ये इसी का भाग है। तो वो हमें दिख नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं होगा। कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ पे होगा। ये हमने मान लिया क्योंकि हमने इसका नापा नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा है, नाप के नहीं बना है। तो मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, लेकिन इसमें हम क्योंकि गोले में तो जो केंद्र होता है उसको केंद्र बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको दर्पण में बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है। तो अगर वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के उस भाग का केंद्र बिंदु जिससे इस दर्पण के भाग को लिया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
अब अगर ये हम इसको एक सरल रेखा से इसको मिला दें तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा होती है, उसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको हम मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच जो सरल रेखा होती है उस सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें फोकस बिंदु कहाँ पे होगा? इस फोकस बिंदु को निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं, इसके समांतर एक हमने किरण खींची, ठीक है, प्रकाश की किरण इस लेंस के इस परावर्तक तल पर टकरा कर ये वापस आएगी ऐसे, ठीक है। तो जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी यही बिंदु हमारा फोकस बिंदु होगा। अब अगर हम कहें फोकस बिंदु की परिभाषा लिखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? यानी इसमें मुख्य अक्ष दो बार आएगी। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और फोकस दूरी में अंतर है। फोकस को हम फोकस बिंदु को एफ से नोट करते हैं, कैपिटल एफ से, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से नोट करते हैं। ये ध्यान रखना। और फोकस बिंदु तो एक पॉइंट है और फोकस दूरी एक लेंथ है। तो वो क्या होती है? तो फोकस बिंदु से यानी एफ से लेके और ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी। अब अगर हम वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से दिखाते हैं, सी से लेके पी तक की जो दूरी होती है यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी तो वक्रता त्रिज्या है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध क्या होता है? फोकस दूरी और इसको हम वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से नोट करते हैं। अब अगर हम फोकस दूरी निकालना चाहें तो एक फार्मूला होता है एफ इक्वल कैपिटल आर अपान 2, यानी फोकस दूरी जो है ये हमने हाथ से बनाया है आइडिया से, तो इसलिए थोड़ा सही नहीं लग रहा है। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। नहीं सॉरी, हाँ सही। तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है फोकस दूरी, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो फोकस दूरी 2.5 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये है इनके बीच का संबंध। और अब इस चैप्टर में बचा हुआ है उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, अभी उत्तर दर्पण से भी प्रतिबिंब
बनने के बहुत सारे स्टेज हैं। कभी कभी प्रश्न में ये कहा जाता है कि वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। कभी कभी ये कहा जाता है, पहला केस ये हो गया कि ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तीसरी स्टेज होती है फोकस के बाहर या वक्रता केंद्र के पहले अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। या ये भी कहा जाता है कभी कभी कि वक्रता केंद्र के बाहर अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये तीसरी स्टेज हो गई और ये चौथी स्टेज हो गई। कभी कभी ये कहा जाता है अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये पांचवी स्टेज हो गई। और कभी कभी ये कहा जाता है कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये छठी स्टेज हो गई। तो कुल मिला के इसमें 6 स्टेज होती है। तो ये स्टेज उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की और अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की, इसके अलावा आवर्धन क्षमता के सूत्र, आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं इत्यादि, ये बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं। वैसे बहुत ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी बहुत रह गई हैं, लेकिन ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतना आप तैयार करिए अभी, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसकी बची हुई तथा अगला चैप्टर, ये चैप्टर आपका पहला था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ये हमने आपको आज डिफाइन किया। और अब हम पहले तो ये हम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। इसके अलावा मैं मैथ का वीडियो बनाऊंगा जो केवल बॉयज के इस्तेमाल के लिए होगा, उस ग्रुप में डालूंगा। उसके बाद विज्ञान का ही फिर बनाऊंगा इसके आगे का। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।